जो सर स्टार्ट किए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, शायद अभी पढ़ा रहे होंगे स्ट्रेस स्ट्रेन, उसका भी असाइनमेंट में रेडी कर दिया हूँ। उसका नाम ही दिया हूँ क्लास एंड होम। उसका डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक, और उसमें भी सारा क्वेश्चन सर नहीं करवाएंगे। जो आपको मेडिकल से ऊपर रहेगा, लाइक बड़ा बड़ा क्वेश्चन, वो छोड़ देंगे। उसमें एक्सरसाइज बैठा हुआ है, तो मैं सर को गाइड कर दिया हूँ कि क्लास में कितना करके छोड़ देना है। फॉर एग्जांपल कल सेमी कंडक्टर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवा के छोड़ दिए हैं, बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए और उतना से डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक बनाइए। तो स्टूडेंट, लॉज ऑफ मोशन का ही दूसरा नाम है पार्टिकल डायनेमिक्स, और एक हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड बॉडी डायनेमिक्स, करेक्ट। और लॉज ऑफ मोशन में इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक में मैं जो भी क्वेश्चन लूँगा उसमें सरफेस को स्मूथ रखूँगा, फ्रिक्शनलेस, और दूसरा चैप्टर का नाम रहेगा है वो लॉज ऑफ मोशन ही, बस उसमें रफ सरफेस लेंगे, फ्रिक्शन, उसका चैप्टर का नाम दे देंगे फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ से अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रेस्ट एंड मोशन बहुत कुछ था, उसमें बहुत डेप्थ था। ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है। चलिए, अब कोऑर्डिनेशन का क्लास तो कर रहे थे ना, मत छोड़िएगा क्लास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले बताइए आप ही लोग से, तो बचपन से पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? ओके, जो वस्तु जैसे है वैसे ही रहना पसंद करता है, अनटिल अनलेस, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कब तक? जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और कोई अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करते रहेगा अनटिल अनलेस जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक ए जीरो रहेगा। रेस्ट मोशन अभी जस्ट फ्रेश पढ़े हैं आप, और ए जीरो रहेगा तो वी कांस्टेंट रहेगा। ये मैं लिखवा दूंगा, ऐसा आप लोगों को पता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आपको क्या मिला है? वेरी गुड, लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। इसका मतलब है यही है ना कि जो जैसे वैसा ही रहना पसंद कर रहा है, तो यहाँ से इट इज काइंड ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या दिया है? इनर्शिया दिया है, राइट। और जो जैसे है वैसे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप, किसी बॉडी के बारे में आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, राइट। और जिसके बारे में आप सोचते हैं, जो अंडर कंसिडरेशन है, अपने मित्र को बोल दीजिएगा कि यहाँ से फिजिक्स थोड़ा आसान रहेगा, इसे ज्वाइन करने से उनको इंटरेस्ट आएगा। सब्जेक्ट से भागने से तो काम चलेगा नहीं भाई। और अगर लकली जैसे मैंने आप पूछा कि वहाँ का कट ऑफ क्या था, आप बोले 470 कट ऑफ रहता है, तो 470 में थोड़ा तो हेल्प लेना पड़ेगा दूसरे सब्जेक्ट का भी मिला जुला कर। तो सब्जेक्ट से भाग कर तो होगा नहीं, आज ना कल उसको पढ़ना पड़ेगा। होता है भाई इनिशियल में। देखिए, आप लाइफ में 4-6 महीना पहले ही स्टार्ट किए साइंस को समझना या पढ़ना, तो टाइम लगेगा। कोई जादू की छड़ी है नहीं कि चमत्कार हो जाएगा। जो बच्चे 11 से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे हैं, जैसे आप लोग बिल्कुल रॉ तो नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ 11-12 में पढ़े होंगे, राइट। तो उसका जो फाउंडेशन बना है उससे ज़्यादा चीज़ों को एक बार में ले लेते हैं,
और जो बिल्कुल भी जो जीरो लेवल से बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो भाई उनको तो टाइम लगेगा। 11 12 थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे तो उसका बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा है ना। तो वो 11th क्लास से जो स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को, सफ़र को, या जो गांव में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल के टीचर से ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली उसको कंटिन्यूटी को मेंटेन करना पड़ता है। अब बड़ा ख़राब हाल रहता है भाई, मतलब जो लोकल टाउन में बच्चे जो साइंस लेते हैं, सिर्फ कॉलेज जाते हैं आते हैं बस किए, उसके बाद उनको लगता है कि अच्छा 10th के बाद उनको पता नहीं चलता है, दुनिया लगता है बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। तो वही उनको गॉसिप पार्टी या ग्रुप बनाकर क्लोज कॉलेज से निकले तो टाइम, तो साइंस वाले बच्चों के लिए 2 साल टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। अदर वो सब किसको अच्छा लगता है? आर्ट्स वाले बच्चों को, राइट। इवन कॉमर्स वाले को भी नहीं अच्छा लगता है क्योंकि उनका भी टफ है, आसान नहीं है कॉमर्स कॉन्सेप्चुअल है। तो एनीवे तो जो जिसके बारे में सोचते हो मेरा सिस्टम है, तो किसी बॉडी के बारे में अगर कंसीडर कर रहे हैं तो वही मेरा सिस्टम हो गया। और उसके बारे में आपको ऑब्जर्व करने के लिए कि जो जैसे है वैसे ही रहेगा, तो आप फोर्स के बारे में सोचेंगे अनटिल अनलेस जब तक उसमें फोर्स नहीं लगेगा। तो उस रियल चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया रियल वर्ल्ड का, रियल दुनिया, जहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। और उस दुनिया का, उस फ्रेम का नाम है इनर्शियल फ्रेम। क्या नाम है? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट मिला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। किसका? तो वहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक हो गया रियल वर्ल्ड, एक हो गया इमेजिनरी वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड को, इनर्शियल फ्रेम को बोलते हैं रियल वर्ल्ड, वहाँ से सब कुछ आपको रियल नज़र आएगा, कोई भी सीडो नहीं नज़र आएगा। और एक हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। करेक्ट है ना? तो एक लाइन लिख लीजिए फर्स्ट लॉ। If no force acts on a body, if no force acts on a body or a particle, it will remain at rest. It will remain at rest or move with constant velocity. Or move with MV, move with constant velocity. Full stop. This law is also called law of inertia. This law is also called law of inertia. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, फ्री बॉडी किसे बोलेंगे? कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मान लेते हैं कि जी एब्सेंट है, मान लीजिए जी क्या है, और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से। करेक्ट? तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। नेट फोर्स क्या? 0 हो गया। तो इस बॉडी को हम लोग फ्री बॉडी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलिए। तो उन्होंने बोला ना कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मैं नेट फोर्स 0 कर दिया। ओवरऑल फोर्स क्या है? 0। नहीं, mg को मैंने g को 0 कर दिया। करेक्ट? आए कोई सरफेस पे भी नहीं रखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसे है सिचुएशन। तो इस बॉडी को फ्री बॉडी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो देखिए, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ या आप कोई में से खड़े हैं, तो mg और उसको बैलेंस करने के लिए n, राइट। और एक फ्रेंड इधर से आपको पुश कर रहे हैं, एक फ्रेंड इधर से पुश कर रहे हैं। क्या फील कीजिएगा? फ्री फील, स्ट्रेस होगा ना, राइट। तो एक्चुअली फ्री बॉडी का मतलब होता है कि वैसा कोई इस पर, तो एक मिसकॉन्सेप्शन ये हो सकता था कि फ्री बॉडी का मतलब नेट फोर्स 0। फ्री बॉडी का मतलब नेट फोर्स 0 नहीं होता है। फ्री बॉडी का मतलब होता है वैसा बॉडी
जो यूनिवर्स में बाकी किसी दूसरे बॉडी के साथ किसी भी फोर्स से इंटरेक्ट नहीं कर रहा हो। इसका मतलब देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, करेक्ट। तो नेट फोर्स जीरो होना और फ्री बॉडी होना सेम कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्स में कोई ऐसा बॉडी है जो फ्री बॉडी हो सकता है? भाई कोई भी बॉडी रहेगा, मान लेते कोई भी, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा ना, चाहे मंगल ग्रह का हो या अर्थ का हो, राइट। तो नहीं सर, जो अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में फ्री बॉडी नहीं है, नेट फोर्स जीरो रहता है। किसी सैटेलाइट पे फोर्स ऑन सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ इक्वल टू mv²/r करते रहते हैं, नहीं वो और वो इसको बैलेंस करते हुए रोटेट करते रहता है, वो फ्री बॉडी नहीं है, करेक्ट। तो सर वहाँ का अंतरिक्ष में जो है उनको तो फील फ्री होता है जी, हाँ वो उसके अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे वो नॉन सेल्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हैं, तो जितना इधर एक सीडो फोर्स लगते रहता है, और सीडो फोर्स और अर्थ का फोर्स दोनों आपस में क्या होता है, काउंटर, तो उन पर लगता है कि नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, करेक्ट है ना। एनीवे, इसका मतलब है कि इन रियलिटी पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी फ्री बॉडी नहीं है। तो एक लाइन लिखिए फ्री बॉडी का मतलब, ए फ्री बॉडी इज वन विच डज नॉट इंटरैक्ट विथ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स। इसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ए फ्री बॉडी इज वन विच डज नॉट इंटरैक्ट विथ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स, comma, such body cannot be found in the neighborhood of earth. Such body cannot be found in the neighborhood of earth. अर्थ के नेबरहुड में ऐसा कोई बॉडी मिलेगा? ऐसा रियलिटी में ऐसा कोई बॉडी, क्योंकि अर्थ का फोर्स है mg तो लगेगा ही लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है, बट फोर्स तो इंटरेक्ट करते रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब रियलिटी में कोई फ्री बॉडी अर्थ के नेबरहुड में, और हम लोग को अर्थ के लिए यहाँ भी काम करना अर्थ पर आकर, करेक्ट। इसका इट मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू जीरो आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू जीरो आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड फ्री बॉडी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। देखिए इस कॉन्सेप्शन से हम लोग बच रहे हैं, ऐसा नहीं कि नेट फोर्स किसी पे फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट जीरो है तो उसको फ्री बॉडी बोल देंगे, करेक्ट है ना। इट मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू जीरो आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड ए बॉडी बिकम्स ए फ्री बॉडी आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब कोई बॉडी उस पर अगर नेट फोर्स जीरो है लेकिन फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेन तो फील करेगा, तो क्या फ्री बॉडी हुआ? नहीं हुआ। दैट्स वाई फ्री बॉडी का होना और नेट फोर्स किसी बॉडी पे होना, क्या दोनों सेम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट है? अलग अलग कॉन्सेप्ट है, करेक्ट है ना। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए फ्री बॉडी एक्चुअल में हम लोग को रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगा, तो फ्री बॉडी एक्चुअल जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो किसी सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो उस सिस्टम को जब ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे सारे फोर्स को माइनस करके उस सिस्टम को ड्रॉ करते हैं, ब्लॉक को, और तब 1 बाय 1 उस पर फोर्स दिखाना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ स्टार्ट करेंगे तो पहले सबसे पहले उस बॉडी को क्या करेंगे, फ्री बॉडी बनाएंगे, करेक्ट, यस। और फिर क्या करेंगे, फिर सोचेंगे इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, करेक्ट है, तो उसका वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। अब यहाँ देखिए IFR इनर्शियल फ्रेम ऑफ
इसको समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, आज के बाद लिखिए एनी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एनी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस are called inertial frame of reference. एक मिनट, फ्रेम में कौन रहेगा? ऑब्जर्वर। फ्रेम में कौन रहेगा भाई? ऑब्जर्वर, राइट। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर जहाँ पे रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर जहाँ पे ऑब्जर्वर है उस फ्रेम का अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उस फ्रेम का नाम क्या रहेगा? इनर्शियल। इसलिए दैट्स व्हाई एनी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड व्हाट? करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ से कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल होने के लिए इज इट कंपलसरी को रेस्ट में हो? ए 0 बोले हैं, भी 0 नहीं बोले हैं, राइट। इसका मतलब वैसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट, उसको भी तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। इसलिए मैंने रेस्ट नहीं टर्म यूज किया, मैंने क्या टर्म यूज किया? ए 0 किया, राइट। बट बोलिए पूरे यूनिवर्स में कोई भी एक ऐसा फ्रेम मुझे बताइए जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दिमाग दौड़ाइए तो। अब ये मत बोल दीजिए सर अर्थ, मुझे ये पता था कि आप बोलिएगा अर्थ, राइट। चलिए यहाँ देखिए एक बॉक्स है, ठीक है स्टूडेंट। अरे ये बॉक्स ऐसे घूम रहा है, करेक्ट। और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ए लाइन है। और ये बॉक्स कितना पार्टिकल से बना हुआ है? बोलिए इनफाइनाइट। जहाँ पे बोलना रहेगा वहाँ बोलना स्टार्ट कीजिएगा। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। किसी एक पार्टिकल पे मैं गौर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अरे घूम रहा होगा तो इसका ओमेगा होगा। तो इसका रेट इस सिर्फ इस पार्टिकल को देखिएगा, बॉक्स का इस पार्टिकल को तो एक सर्कल में घूमते हुए नजर आ रहा है, राइट। और एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वायर आर, करेक्ट। तो ये पार्टिकल भी तो घूमेगा, इसका डिफरेंट रेडियस रहेगा। इसका मतलब बॉक्स जितने पार्टिकल से बना हुआ है उसमें फ्यू आइसोलेटेड पार्टिकल को छोड़कर बाकी सारा पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, हाँ या ना। इसका पूरा बॉक्स क्या है? एक्सेलरेटेड, करेक्ट। तो आपका बॉक्स इनर्शियल हुआ या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ? तो इससे पूरे फिजिक्स के लिए जनरलाइज कॉन्सेप्ट आज के बाद एनी रोटेटिंग फ्रेम, वैसा कोई भी फ्रेम जो घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, उसको इनर्शियल बोलेंगे आज के बाद या नॉन इनर्शियल? तो व्हाट अबाउट अर्थ? सर अर्थ तो और भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से घूम रहा है। देखते नहीं कभी आप ऐसे करते रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो अगरबत्ती लेके ऐसे दिखाते भी रहेंगे और चारों तरफ भगवान जी को हैं, ऐसे भी कर रहे हैं और खुद भी घूम रहे हैं, राइट। नहीं, इधर कभी दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं। इसका मतलब या आपका जो फैन रहता है ना, टेबल फैन, तो इसका जो विंग्स है वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, अब पूरा बॉडी भी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो साधारण रोटेशनल मोशन है, जितना साधारण उतना साधारण है नहीं, वो कम्बिनेशन ऑफ 2 रोटेशनल मोशन हो गया, राइट। 1 या 2 रोटेशनल मोशन हो गया। इसका मतलब आज के बाद क्या सारे रोटेटिंग फ्रेम को नॉन सेल्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दिया जाए एक लाइन से? क्यों? क्योंकि ऑल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, उसमें अगर बैठेंगे तो एक्चुअली उसका जो जिससे बना हुआ है उसका हर पार्टिकल एक्साइटेड है, करेक्ट। समझे नहीं समझे? तो लिखिए, पहले एक लाइन लिखिए तो ऑल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको पॉइंट बना के लिखिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है। ऑल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ऑल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक मिनट देखिए, अब ए लाइन बोलकर हम लोग फंस गए। बोलिए कैसे? अब अर्थ पे रह के काम करना है, और जिस पे रह के काम कर रहे हैं वो पूरा अर्थ ही नॉन इनर्शियल है। इसका मतलब अब ये नहीं बोलते रहेंगे सर अर्थ पे से हम लोग देख रहे हैं तो जो कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, तो कार भी तो घूम रहा है अर्थ के साथ साथ, राइट? दैट्स वाई अर्थ क्या है? इन रियलिटी अर्थ इज ऑल्सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। इवन कि पूरा ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ किसी न किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, राइट? स्टेशनरी नहीं है। हो सकता है सन भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, राइट? दैट्स वाई कोई भी चीज़ तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो हम लोग अर्थ रियलिटी में है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए आइडियली अर्थ को क्या मान लिए हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट इन रियलिटी क्या है? इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? करेक्ट। बट आइडियली हम लोग क्या मानेंगे? एक लिखिए, इन रियलिटी अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। In reality, Earth is a non-inertial frame of reference. But for problem solving purpose, ideally we suppose that. But for problem solving purpose, ideally we suppose that Earth is a inertial frame of reference. बोलिए स्टूडेंट, इसका मतलब अब हम लोग पूरे डायनेमिक्स का जहाँ पे बात करते हैं वहाँ पे फोर्स आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट? तो चाहे पार्टिकल डायनेमिक्स हो या रोटेशनल डायनेमिक्स हो, राइट? सॉलिड बॉडी डायनेमिक्स, तो उसमें हम लोग अर्थ को क्या मान के चलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आज के बाद, करेक्ट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक्चुअल में कोई भी फ्रेम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कोई भी फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, इस बात को डिसाइड करने के लिए भी तो आपको कोई रियल वर्ल्ड में रहना पड़ेगा। मैंने बोला कि देखिए बताइए कि ये फ्रेम इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है, तो आप ऑब्जर्वर बताएगा ना, और ऑब्जर्वर को कौन सा दुनिया में रहना पड़ेगा? वास्तविक दुनिया में या काल्पनिक दुनिया में? और रियल वर्ल्ड क्या है? इनर्शियल फ्रेम। तो हम लोग को एक पहले से एक ऐसा फ्रेम रेडी करके रखना पड़ेगा। इसका मतलब किसी फ्रेम को डिसाइड करने के लिए भी तो आपको कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। तो फ्रेम एक्चुअल में क्या है उसको डिसाइड करने के लिए वो डिसाइड करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहकर, तभी एक्चुअली रियलिटी से में बता पाएगा कि फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। तो सबसे पहले किसी दूसरे फ्रेम को डिसाइड करने के लिए पहले तो एक बड़ा सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के रेडी रखना पड़ेगा। तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग क्या बना लिए हैं? अर्थ को बना लिए हैं, करेक्ट है ना? और आज के बाद अर्थ के साथ कोई भी बॉडी रिजिडली अगर अटैच है, क्या है? तो उसको भी हम लोग इनर्शियल ही मानेंगे, करेक्ट? फॉर एग्जांपल ए बिल्डिंग अर्थ के साथ रिजिडली अटैच है, या कभी कभी देखिएगा कि ऐसे मैं दिखा दूंगा, करेक्ट है ना? ए पुली है, तो एक किससे अटैच है? अर्थ से। तो अगर अर्थ इनर्शियल है तो ये भी इसको भी क्या मानेंगे? इनर्शियल। इसको भी क्या मानेंगे? इनर्शियल। ये भी अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, करेक्ट है ना? दैट्स वाई आज के बाद एनी बॉडी विच इज डायरेक्टली अटैच विथ, डायरेक्टली मतलब रिजिडली अटैच विथ अर्थ इज ऑल्सो ट्रीटेड एज व्हाट? अर्थ, जस्ट लाइक व्हाट? अर्थ। उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस कभी कभी समटाइम्स मैं बोलूँगा एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू दिस पुली, तो इस पुली के रेस्पेक्ट में एक्सेशन बोलना और अर्थ के रेस्पेक्ट में बोलना अलग बात हो जाएगा या सेम बात हो जाएगा? सेम बात हो जाएगा। तो कहीं लिख लिया जाए, एनी फ्रेम विच इज rigidly attached with earth
is also treated as inertial frame of reference. Is also treated as inertial frame of reference. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब ऑब्जर्वर मेरा अर्थ में है, और अर्थ मेरा कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम, करेक्ट। और यहाँ पे वीओ को मैं मान लिया हूँ कांस्टेंट। क्या मान लिए हैं? कांस्टेंट। और इसमें से एक कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कार बी का देयर या एक्सेलेरेशन। और अगर बी के बाद कुछ नहीं लिखते हैं, वेलोसिटी तो एब्सोल्यूट रहेगा नहीं, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में रहेगा। तो यहाँ के बाद कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब इसके रेस्पेक्ट में है, राइट। इस फ्रेम का एक नाम दे दीजिए, फ्रेम एस, करेक्ट। वर्ड्स भी हो सकता है। तो इसमें से कार ए और कार बी में से कौन सा कार, और यहाँ पे तो इसमें कौन सा कार इनर्शियल फ्रेम बन सकता है और कौन सा कार नॉन इनर्शियल रहेगा अगर उसके अंदर बैठेंगे तो? और कोई आदमी इसमें बैठा हुआ है, कोई आदमी इसमें बैठा हुआ है, राइट। तो कौन सा फ्रेम को इनर्शियल हम लोग मानेंगे, कौन सा नॉन इनर्शियल? इसका मतलब है हुआ कि एनी फ्रेम विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए इनर्शियल फ्रेम। एक मिनट रुकिए, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? यस, किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई कार अगर, इसका मतलब आप बोले ना कि कोई भी वस्तु जैसे है वैसे ही रहना पसंद करता है अनटिल अनलेस, उसको ये बात को ऑब्जर्व करने के लिए कहाँ से देखना पड़ेगा? इसका मतलब है कि उस स्टेटमेंट को देने के लिए आपको कहाँ होना पड़ेगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ। इसका मतलब है कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट कोई भी पार्टिकल नॉन इनर्शियल डिसाइड करने के लिए भी आपको इनर्शियल के रेस्पेक्ट में ही देखना पड़ेगा। और कोई भी पार्टिकल किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेटेड है तो उसको आज के बाद क्या बोलना है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। इसका मतलब है कि नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफिनेशन यहाँ पे आ गया। इफ एनी फ्रेम मूविंग विथ, if any frame having the zero acceleration with respect to a inertial frame of reference, करेक्ट। तो जो मैंने स्टेटमेंट दिया था एनी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नॉन एक्सेलरेटेड कहाँ से हम लोग ऑब्जर्व किए थे? इनर्शियल फ्रेम से। इसका मतलब है कि मेरा कार ए क्या रहेगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और कार बी क्या रहेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा, करेक्ट है ना। तो इस तरीके से अगर आप किसी एक बड़ा सा इनर्शियल फ्रेम बना लिए हैं तो उसके रेस्पेक्ट में कितना फ्रेम इनर्शियल बन सकता है? सर इनफाइनाइट। कार ए का कांस्टेंट रहेगा, कार सी का कांस्टेंट रहेगा, कार डी का कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है। इसका मतलब है बहुत सारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। बट बहुत सारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने के लिए आइडियली एक फ्रेम को इनर्शियल फिक्स करना पड़ा है। वजह क्योंकि कोई एक बड़ा सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं सोचते तो हम लोग फ्रेम ही डिसाइड नहीं कर पाते। इसलिए आइडियली हम लोग अर्थ को क्या मान लिए हैं? इनर्शियल फ्रेम। समझ में आ गया है? लिखिए, इसको हटाए। एक और डायग्राम बना लीजिए।
इस फ्रेम का नाम ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एस कांस्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। और ये है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस। कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, करेक्ट, और इसका b के रेस्पेक्ट में, सॉरी s के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू s इस डायरेक्शन में है। ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ से देखा गया तो इसका ए पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, राइट, एग्री। और यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट, ये जो वैल्यू दिया गया है वो किसके रेस्पेक्ट में है, कार ए के रेस्पेक्ट में या फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में, यहाँ से ऑब्जर्व किए, राइट। और ये फ्रेम कैसा फ्रेम था। अब आपको पूछा जाएगा कि व्हाट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब व्हाट द एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, करेक्ट। और ए क्या दोनों सेम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या डिफरेंट इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिफरेंट है ना भाई, ये कार है ग्राउंड है, ये डिफरेंट है ना, ये है ग्राउंड और ये क्या है कार, तो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक फ्रेम मेरा रुका हुआ है, दूसरा मूव कर रहा है, राइट, दोनों इनर्शियल ही है, बट क्या ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिफरेंट हो सकता है, एक उत्तर में जा सकता है, एक दक्षिण में जा सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, राइट। अब आपको मैंने दे दिया कि मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए चाहिए। तो जिसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालना है, इसका मतलब है कि ए निकालने के लिए आपको यहाँ होना पड़ेगा, हाँ या ना, ओके। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के लिए क्या लिखिएगा, वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसके रेस्पेक्ट में जानते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वेग, इसका मतलब बी में रह बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं ए में रहकर, तो ऐसे ही लिखते हैं। अभी जस्ट रिलेटिव मोशन खत्म किए हैं तो ए भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को, क्योंकि जहाँ पे हम लोग हैं और ये जानते हैं डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या आता है ए, तो जहाँ जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी और उसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। तो अगर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आप ए लिखेंगे, एग्री। तो इसको क्या लिखिएगा, आप यहाँ देखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, हाँ या ना, ओके। पार्टिकल बी का वेलोसिटी एस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इसके रेस्पेक्ट में वेरिएबल, क्योंकि एक्सेलरेटेड है बी के रेस्पेक्ट में, राइट। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस, हाँ या ना। और इस ये क्या है, मैंने क्या माना है, कांस्टेंट, तो इसके बदले क्या जीरो लिख दें, बहुत बड़ा रिजल्ट मिला है भाई। यहाँ देखिएगा, ए भी तो एक इनर्शियल फ्रेम था और ए भी एक इनर्शियल फ्रेम था, इसका मतलब यहाँ से व्हाट द कंक्लूजन, मैंने क्या प्रूफ करने की कोशिश किया कि यस किसी भी बॉडी का किसी एक गिवन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन पता है तो इन्वर्स में जितना भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा उन सब के रेस्पेक्ट में वही एक्सेलरेशन दिखेगा, समझे नहीं समझे। हाँ, यहाँ देखिए ए भी तो इनर्शियल फ्रेम है और अर्थ भी क्या है, अर्थ के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है था, और ए के रेस्पेक्ट में निकाले तो वैल्यू डिफरेंट रहा या इक्वल हो गया इक्वल हुआ। इसका मतलब है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर अर्थ के ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट है, तो इस कार के रेस्पेक्ट में अगर कार मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो कार में बैठ कर देखेंगे तो डिफरेंट एक्सेलरेशन नजर आएगा या एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम रहेगा,
सेम रहेगा। ये बहुत बड़ा रिजल्ट था। अदरवाइज ये बात नहीं जानते और नीट के एग्ज़ाम में आ जाता, राइट। तब तो वहाँ पर लगता है अच्छा ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, बट अब चेंज नहीं होगा। अगर आपका कार किससे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से, हाँ या ना। इसका मतलब है कि इफ़ एक्सलेरेशन इज गिवन, इफ एक्सलेरेशन ऑफ एनी, मैं लिखवा दूंगा, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। डेरिवेशन करने से कॉन्फिडेंस आ गया, अदरवाइज आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, करेक्ट। अब तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है आपके पास, प्रूफ कर दिया ना। तो अगर किसी बॉडी का किसी गिवन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, अच्छा आप लोग क्या सोच रहे हैं, डायरेक्ट टेंशन और ब्लॉक और एन ए प्रॉब्लम सॉल्व, अच्छा वही सोच रहे थे, उसको आने में टाइम लगेगा। मेरा पढ़ाने का अपना एक तरीका धीरे धीरे, क्योंकि अभी आपसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ ही नहीं होगा, क्योंकि आप अभी जानते ही नहीं हैं कि कौन सा फोर्स कैसे लगता है। मैं तो नहीं पढ़ाया हूँ, इसमें 90% बच्चों को नहीं पता है कि टेंशन कब स्ट्रिंग लगाता है। बोलिए टेंशन कब स्ट्रिंग टेंशन कब लगाता है? स्ट्रिंग में जब तक स्ट्रेचिंग नहीं रहेगा तब तक उसमें टेंशन क्रिएट नहीं होगा। ये छोटा सा टर्म लग रहा है लेकिन बहुत भारी टर्म है, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होने के लिए उसमें क्या होना पड़ेगा? स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच नहीं, स्ट्रेचिंग, मतलब उसको खींचना पड़ेगा, राइट। उसमें जब स्ट्रेचिंग टेंडेंसी आएगा तभी उसमें टेंशन का फोर्स को क्रिएट कर सकता है। अगर उसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी नहीं रहेगा तो उस टेंशन क्रिएट नहीं करेगा। एनीवे लिखिए, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए गिवन बॉडी with respect to a inertial frame of reference then acceleration of the same body, acceleration of that body, then acceleration of that body are same with respect to all inertial frame of reference. Then acceleration of that body are same with respect to all inertial frame of reference. Acceleration of that body are same with respect to all inertial frame of reference. इसका मतलब किसी एक बॉडी का किसी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन पता है तो इन्वर्स में जितना भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा उसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन सेम रहेगा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए स्टेटमेंट मैंने दिया है एक्सेलरेशन के लिए, नॉट फॉर वेलोसिटी। बच्चे कुछ होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा अच्छा सर ऐसे बोले थोड़ा मैं इसमें कुछ और लिख देता हूँ, एक ही साथ काम हो जाएगा। उस चक्कर में क्या कर देगा, अच्छा सर एक्सेलरेशन के लिए बोले मैं वेलोसिटी के लिए लिख देता हूँ एक लाइन, वो नहीं लिखना है। इज इट कंपलसरी कि हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी भी सेम रहेगा? ए वैल्यू और ए वैल्यू क्या सेम है या अलग अलग है? ये दोनों का रिजल्टेंट है, राइट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए था, नॉट फॉर वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, करेक्ट है ना? बोलिए हाँ या ना। आपसे कोई पूछेगा किसी यहाँ देखिए, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, करेक्ट, और बिल्कुल आप क्या हैं, शांत प्रवृत्ति का इंसान, बैठे हुए हैं एक जगह। आपके सामने वाला जब आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो आपको लगेगा कि आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो, हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है, रुके हुए हैं ना भाई उसके रेस्पेक्ट में। बट जो रेलवे पटरी के किनारे जो खड़ा होकर देखा वो उसके रेस्पेक्ट में आप ट्रेन के स्पीड से जा रहे हैं तो उसके वो जब आपको देखा तो उसके रेस्पेक्ट में आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इसका मतलब मैंने क्या सिखाया, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि पार्टिकल का स्पीड डिफरेंट फ्रेम से डिफरेंट नजर आएगा, करेक्ट है ना। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बजाय स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट है। देखिए ये बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोग जानते हैं, पढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस थ्योरम आप जानते होंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू व्हाट,
चेंज काइनेटिक एनर्जी, बट उनको नहीं पता है कि थ्योरम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्या हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम डेल्टा के रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। इसलिए जब बर्ग ने थ्योरम भी लगा रहे हैं तो 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे रहकर लगा रहे हैं। राइट, करेक्ट है ना? देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वायरमेंट जो रहेगा, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का प्रॉब्लम बनाने के लिए, अगर किसी ने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया बॉडी का करेक्टली, और कंपोनेंट जिसको वेक्टर का ब्रेक करने आता है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना और कंपोनेंट ब्रेक करने आना, अगर इतना 2 बात आता है तो 90% प्रॉब्लम वहाँ पर ही सॉल्व कर लिए। 10% सिर्फ इक्वेशन और कैलकुलेशन रहता है। करेक्ट? इसका मतलब कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि हाउ टू ब्रेक ए कंपोनेंट, हाउ टू रिजॉल्व है, और उसमें सबसे बड़ा रोल। इसलिए प्लीज अगर किसी को कंपोनेंट ब्रेक नहीं करने आता है, तो मैं वेक्टर में एक क्लास में पढ़ाया था, किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है? इनफाइनाइट। एक फार्मूला दिया था, याद है? प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है? मैक्सिमम टाइम मैं यही यूज करते रहूँगा, क्योंकि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाया जाए। मुझे जिस डायरेक्शन में रिक्वायरमेंट रहेगा उस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। राइट? क्या मुझे कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए फिर से क्लास लेने का रिक्वायरमेंट है या हो जाएगा? हो जाएगा। कौन सा लॉ स्टार्ट करें? पहले थर्ड लॉ पढ़ते हैं, ठीक है? बाद में सेकंड लॉ पढ़ेंगे। चलिए, उससे पहले भाई इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, हाँ या ना? कोई ब्लॉक, इसको लिखना नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, जस्ट ऐसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोई ब्लॉक है और किसी सरफेस पर रखा हुआ है, करेक्ट? तो एक फोर्स mg और दूसरा फोर्स क्या है? n, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। सब पे आएंगे 1 by 1। इसमें कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है, बाकी कोई नहीं बोलेंगे। एक क्वेश्चन सिर्फ इनके लिए। जो भी आपको दिमाग में आता है बोलिए। रिएक्शन होगा। ओके, मतलब मैं सिर्फ ब्लॉक का ही ड्रॉ किया हूँ, एक फ्लोर पर रखा था, फिर वो डायग्राम ड्रॉ किया, ऐसे नजर आया। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो सर जिसका ड्रॉ करते हैं सिर्फ उसको सोचते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो उसी के बाद सिर्फ उस बॉडी को देखते रहते हैं। जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब है कि अर्जुन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिएगा, क्या नज़र आ रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं पेड़ पत्ती फ्रूट्स ये सब नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम में जिसके बारे में सोच रहे हैं सिर्फ उसको सोच रहे हैं, बाकी सबको माइनस कर दिए, बाकी सब कुछ सारा दुनिया उसके लिए सराउंडिंग हो गया। राइट? एक्सटर्नल एजेंट हो गया। अब बोलिए कौन सा एक्शन कौन सा रिएक्शन? कुछ तो बोलिए हाँ या ना। और एन रिएक्शन। मैक्सिमम मिस्टेक गलत ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। आप बोलिए। और एक सबको मौका देंगे। सेम, हम साथ साथ हैं। आप बोलिए तो। एन और एम जी रिएक्शन होगा। डर कर नहीं बोलना है, क्योंकि आपको ये चीज़ पढ़ाया हूँ, बाकी लोग मिस्टेक कर रहे हैं तो चल जाएगा। आपको भी देंगे टाइम अभिज्ञान। आप बोलिए।
किसका मूवी था? सूरज बच जाता है क्या? उसी का मूवी था, हम साथ साथ हैं। उस टाइम बहुत सुपर हिट हुआ था। इसको मैं 3 बार देखा हूँ। सर नॉर्मल एक्शन होगा, उसके ऊपर रिएक्शन। सर भाई का बात है, साथ में रहेंगे। चलिए। सर ये एक्शन रिएक्शन नहीं होगा ये एक्शन रिएक्शन क्या नहीं? सर, एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, ये साथ साथ नहीं हैं, ग्रुप से अलग हैं। चलिए। दोनों एक्शन रिएक्शन पे नहीं, एक्शन रिएक्शन पे नहीं। अभी ज्ञान लास्ट में। ठीक है। इसमें एक ही स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आया है। तो एक्चुअल में हम लोग क्या किया कि कहानी बहुत आज तक पढ़े कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक दिन सेब गिरा, राइट। वहाँ से उन्होंने सोचा उसके बारे में, सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आ गया, राइट। और वहाँ से इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया किसका, ग्रेविटेशन का, राइट। और उनके बगल में कूलम बैठकर जो उनके जैसा ही फार्मूला दे दिए, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये ना, दो मास के बीच में मैग्नीट्यूड बाई मैग्नीट्यूड देखेंगे, G m1 m2 r स्क्वायर, और कूलम्स लॉ में 1/4 मतलब K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, करेक्ट। तो ये है अर्थ, और ये है एप्पल। क्या है? इसी एग्जाम्पल से लेते हैं स्टूडेंट। फोर्स ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ, करेक्ट। तो क्या रहेगा? फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू व्हाट? एप्पल। इसका मतलब है कि यहाँ ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी भी पहले वाले बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड बाई बट डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट, करेक्ट। तो उसमें से किसी एक को अगर एक्शन बोलेंगे तो दूसरे को क्या बोलेंगे? तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगता है। आप बोलना चाह रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, आप बोलना चाह रहे थे तो मैं आपको मौका भी दिया था। इसका मतलब है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में यही पढ़ाया गया ना कि एक्शन एंड रिएक्शन कपल नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी या नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। तो यहाँ पे mg और n क्या डिफरेंट बॉडी पे लग रहा था या सेम बॉडी पे लग रहा था? तो एक क्या भी एक्शन रिएक्शन कपल बन पाएगा? नहीं रहेगा। तो सर ये तो रेस्ट में था, सरफेस पे, तो रेस्ट में था न्यूटन्स थर्ड लॉ से, F = ma। अगर नेट फोर्स 0 तो ए भी क्या रहेगा? 0। समझ में आ गया? इसका मतलब आज के बाद पूरे फिजिक्स में एक्शन और रिएक्शन दोनों, जो जहाँ पे भी मैं बोलूँगा कौन सा एक्शन कौन सा रिएक्शन, तो एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे ऑपरेट नहीं होता है। लाफ्टर चैनल देख रहे हैं तो देखते हैं जो कॉमेडियन होते हैं वो बोलते हैं, जोक्स क्रैक करते रहते हैं, लेकिन वही जोक्स भी सुनाते रहे, वही हंसते रहे, मज़ा आएगा? नहीं आएगा, करेक्ट। इस लिख लिया जाए इसको, सही है ना? कोई बात नहीं है, आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। सरफेस था ना एक बॉडी, मैंने तो वही बोला, सरफेस पे ये लगेगा तो उस पे अलग अलग पे लगेगा। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया, आप कॉन्फिडेंट रहिए, राइट। यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि इन दोनों, अभी इन दोनों में से कौन किसको एक्शन बोले किसको रिएक्शन बोले? सर इसमें से किसी को भी एक्शन बोल दीजिए, दूसरा क्या रहेगा? कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि हाँ इसको एक्शन बोले इसको, इसलिए मैंने इसको क्या बोला? एक्शन रिएक्शन कपल। एक्शन रिएक्शन, एक लाइन लिखिए, ये डायग्राम बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है।
According to Newton's third law, पहले आप लोग डायग्राम बना लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ एनी बॉडी अप्लाई a force on another body or second body, then second body also apply same magnitude of force on the first body, same magnitude of force on the first body, but direction is just opposite. करेक्ट है ना? ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट मीन्स फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। इसको पॉइंट बना लीजिए। इट मीन्स फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। करेक्ट है ना? ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। पहला एग्जाम्पल जहां से मैंने स्टार्ट किया उसी को लेता हूं। और देखिए, अभी मैंने आपको हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ये नहीं सिखाया हूं, बट पहले से थोड़ा तो नॉलेज होगा, राइट? तो ये मेरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेस्ट में अभी है, करेक्ट? इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ कीजिएगा तो एक तो फोर्स mg आप जानते होंगे, कौन लगाएगा? अर्थ, करेक्ट? लेकिन अगर ये अर्थ लगा रहा है तो इसको तो नीचे आना चाहिए था। कौन रोक के रखा है? सरफेस। कौन सा फोर्स लगाकर? तो ये जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑन बी ड्यू टू एस, ड्यू टू व्हाट? एग्री ना? तो न्यूटन थर्ड लॉ से अगर सरफेस पे भी ब्लॉक लगाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू व्हाट? ब्लॉक। है ना? तो इसमें एक्शन और रिएक्शन ये दोनों नहीं है, ये दोनों आपस में कौन सा रिलेशन से रिलेटेड है? एक्शन एंड, अगर इसको एक्शन बोलेंगे तो ये क्या रहेगा? रिएक्शन रहेगा। और अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है तो दीवार पर मार के देख लीजिए, राइट? तो अगर दीवार पे अप्लाई करते हैं फोर्स, राइट, तो क्या लगता है? सिर्फ दीवार को चोट लगेगा? उतना आपको भी लगेगा, उतना ही। ऐसा या किसी के साथ ऐसा नहीं करना है, लेकिन किसी का झगड़ा हो रहा है, मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो लगता है उसको मैंने पीट दिया। वो न्यूटन थर्ड लॉ भूल गए। जिस दिन न्यूटन थर्ड लॉ उनको पता चल जाएगा, मतलब ऐसे मोमेंटम, तो उसके अकॉर्डिंग उनको भी उतना ही ट्रांसफ़र होगा, करेक्ट? हाँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलग अलग हो सकता है, राइट, बट इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। दैट्स वाई ये अगर एक्शन है तो ये क्या रहेगा? रिएक्शन रहेगा। अभी समझ में आ गया? तो ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन नहीं था, क्योंकि सेम बॉडी पे लग रहा था, बट एक किसके बेस लग रहा था? सरफेस लगा रहा था। तो न्यूटन थर्ड लॉ से सरफेस पे भी ब्लॉक लगाएगा और मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। ये पहला एग्जाम ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, अगर आप चाहेंगे तो इससे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिक फील्ड में, करेक्ट? मान लेते हैं कि एक सबसे आसान एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, Q1 Q2,
और Q1 पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव है। और ये तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो अनलाइक चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो फोर्स उसके ज्वाइन करने में लाइन के अलॉन्ग ही रहता है। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और अट्रैक्शन ऑलवेज अवे होता है या टुवार्ड्स होता है? अगर ए है तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन ऐसे रहेगा। इसका मतलब है कि इसको अगर एक्शन बोलेंगे तो ये क्या रहेगा? दो चार्ज पार्टिकल, टू डिफरेंट पार्टिकल हो गया। तो इसका मतलब कूलम्स लॉ ऑल्सो ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ ऑल्सो ओबे। कल रेडियो की वीडियो क्लास किए थे, बहुत गड़बड़ बात है भाई। मैं पहले ही बताया था कि उससे पहले का जो रेडियो की क्लास था वो थोड़ा टफर था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। क्लास क्यों नहीं करते हैं लाइव क्लास? क्या समस्या है? क्लास कर लीजिए। देखिए वो एक्सक्यूज़ तो ठीक है आपके लिए, मतलब मैं इसके आगे तो उसका हेल्थ को लेकर उसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। बट नहीं लगता है कल का क्लास इम्पोर्टेंट था? आप किए थे? बहुत समस्या है भाई, क्या सोच के क्लास नहीं करते हैं? पिछला वाला क्लास टोटली आपका नहीं था, ये कॉमन क्लास है, मुझे भी पता था और मैं बार बार बोल भी रहा था कि इसका जो फार्मूला डिराइव करूँगा वो सिर्फ आपका था। और केमिकल एनालिसिस में फार्मूला दी थी, राइट? बट उसके बाद मैं बोला था कि देखिए अगला उसके बाद का जो जितना भी क्लास रहेगा उसमें 200% आपको समझ में आएगा और वो कंप्लीट आपका क्लास रहेगा। आप में से किसी ने किया था कल शाम का क्लास? आप भी नहीं किए? वीडियो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा और कल तक फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो उसका नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगा। उसमें आपको अल्फ़ा डीके, बीटा प्लस, बीटा माइनस और के कैप्चर और हाउ कैन वी फाइंड आउट द क्यू वैल्यू। और बहुत आसान क्लास था मतलब, और बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए भाई कैसे मिस कर देते हैं क्लास? मतलब आप लोग को एक बहुत बड़ा समस्या है भाई, मैं समझ में आ गया अभी, मुझे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग का। ऐसा बॉटनी में भी करते होंगे, अच्छा मैम थोड़ा टफर लेवल पर पढ़ा रहे हैं, छोड़ देते हैं, नहीं आएगा। नाउ यू बिकम्स जज। मतलब मेरे बातों को सुन ही भी नहीं पा रहे हैं, सुनने के लिए भी रेडी नहीं है, नहीं समझ में आया, अच्छा सुनो तुमको भी नहीं समझ में आ रहा है, किसी दूसरे फ्रेंड को कॉल किया, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे, राइट? तोड़ मत दीजिएगा। तो एक्चुअल में ये नहीं करना था ना। मैं क्लास में क्या बोला था, मुझे तो पता चल जाता है ना कि हाँ ये थोड़ा टफर जोन रहेगा। बच्चे यहाँ से मेडिकल वाले खासकर खुद से डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं, अच्छा एक क्लास नहीं, उसके बाद नहीं करना है। तो वो क्लास था टोटली, उसमें बड़ा प्रॉब्लम था, इरोडव का प्रॉब्लम था। बट मैं कॉमन क्लास ले रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि सब लेवल का क्वेश्चन लें, राइट? बट जहाँ पे टफर रहता है वहाँ पे बोलता हूँ दिस इज ऑप्शनल फॉर व्हाट। बट अगर वहाँ भी अगर कुछ नहीं सीखे, इंटीग्रेशन ही सीख लिए, तो कौन सा ख़राब बात हो गया? आपके लिए तो हर जगह पे लाभ है ना। कुछ नहीं तो फिजिक्स ना समझ के मैथ के जरिए से समझ लेते, इंटीग्रेशन ऐसे होता है। तो वो क्लास करना चाहिए हर क्लास में, हर क्लास। तो इस तरीके से मैं सोचता कि अच्छा ये तो आएगा नहीं तो रोड क्यों बनाए। हर एक चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए नहीं होता है, नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है, IQ लेवल बढ़ाने के लिए होता है, इसलिए करना चाहिए। इसलिए प्लीज़ मॉडर्न फिजिक्स क्लास क्यों छोड़ दे रहे हैं भाई? जिस सेक्शन में मेडिकल वाले क्वेश्चन बना के आ सकते हैं वही सेक्शन से मजाक कर रहे हैं, ये मजाक भारी पड़ जाएगा। आपका सबसे सॉफ्ट कॉर्नर क्या रहेगा? मॉडर्न फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आएगा, राइट? तो आप हाँ सर बोल रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं ना। उसके बाद रहेगा हीट, बातों बुरा मत मानिएगा बट आप ही के लिए बोल रहा हूँ। 6 महीना के बाद अगर रिजल्ट हो गया तो बहुत खुशी होगी, नहीं तो एक बार सिलेबस ख़त्म कर दिए, राइट? तो आप कहाँ मैं कहाँ, ऐसा हो जाता है ना। बट ये 6 महीना जैसे बोलते हैं उसे कम से कम बात मानिए। हीट, मॉडर्न, वेव, रे ऑप्टिक्स, ये सब ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पक्का क्वेश्चन पकड़ में आएगा। रेस्ट मोशन इतना पढ़ाने के बाद नहीं पकड़ में आता है तो बहुत दुख की बात है। वेक्टर से लेकर न्यूटन डायमेंशन से लेकर वर्क पावर एनर्जी तक पक्का क्वेश्चन आपका से बन जाएगा, बहुत आसान आता है और 7 क्वेश्चन आएगा। SHM रोटेशन ये सब अगर थोड़ा टफ भी लग रहा है तो यहाँ पे से आप पकड़ सकते हैं क्वेश्चन। इसलिए प्लीज़ इसको क्लास को टेक इट वेरी सीरियसली। कुछ लोग मजाक पिछले सेशन में किए हुए हैं तो मजाक भारी पड़ा ना भाई,
होना नहीं होना दूसरी बात है, पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज कम से कम गेन कर लीजिए। कितना चीज़ों को तोड़ तोड़ बता रहे थे। क्यू वैल्यू में देखिए न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं लेकिन मास एटम का दिया रहता है, राइट। एटम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्यू वैल्यू में कौन सा फॉर्मूला क्यों ऐसा बनता है। उसके बाद एक बहुत फेमस क्वेश्चन मेडिकल का होता है, किसी पार्टिकल से, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से इतना अल्फा पार्टिकल इतना बीटा गया तो रिजल्टेंट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, कि कहाँ पे जाएगा प्लेटो में। ये सब आपका क्वेश्चन जोन था, वही कल मैं सिखा भी रहा था, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो कूलम्स लॉ ऑल्सो फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये आपस में क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन कपल हो गया। अब देखिए इस पे मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर देता हूँ, इसको आप ड्रॉ मत कीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, ये इनफाइनाइट थ्रेड है, ठीक है, इनफाइनाइट थ्रेड है, इसका सेंटर से स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी तक गया है, ये रिंग है, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, या इस पे चार्ज डेंसिटी λ1, इस पे चार्ज डेंसिटी, ये तो खराइट एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन मतलब मैं इसको कैसे सॉल्व किया था। क्वेश्चन पूछा गया था फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू थ्रेड, फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू, वो डिफिकल्ट रहता, 1.5 पेज में बनता। मैं उसका उल्टा किया, मैं किस पे निकाला, फोर्स ऑन थ्रेड ड्यू टू रिंग, कि ना क्या निकाला, क्योंकि इसका मुझे फार्मूला पता है यहाँ पे, और इसका थोड़ा सा चार्ज लिया DQ, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, करेक्ट, और फिर इंटीग्रेट कर दिया 0 से इन्फिनिटी तक, तो इस पे मुझे फोर्स आसानी से निकल गया। अब फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जितना बड़ा फोर्स इस पे लगेगा उतना ही बड़ा फोर्स इस पे लगेगा, और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट। इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ को पकड़ के रखना है, तो ग्रेविटेशन में भी आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, बोले जो ही जानते हैं। एफ इक्वल टू ए में मत बोलिएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल। किसका चेंज ऑफ मोमेंटम, सिस्टम का। किसका चेंज ऑफ मोमेंटम, आज नहीं इसको शुरू करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन देकर छोड़ रहा हूँ। तो एक्चुअली चेंज ऑफ मोमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी सिस्टम, करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू व्हाट, इसको लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल। और किसी भी बॉडी पे जैसे ही फोर्स का बात करते हैं, राइट, इसका मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, उसको फोर्स देखना चाहते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम के लिए ऑब्जर्वर का फ्रेम रियल वर्ल्ड का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इमेजिनरी वर्ल्ड से आपको रियल दुनिया नहीं दिखेगा, करेक्ट। रियल फोर्स अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो फ्रेम भी क्या रहना चाहिए, रियल। इसका मतलब है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस फ्रेम के लिए वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल या इनर्शियल। देखते हैं समटाइम्स हम लोग स्यूडो फोर्स लगाते हैं, राइट, स्यूडो फोर्स क्यों लगाते हैं, तो स्यूडो फोर्स का मतलब बाद में पढ़ाएंगे, अलग से पूरा क्लास लेकर स्यूडो फोर्स पे, क्योंकि जनरली स्टूडेंट को लगता है अच्छा स्यूडो फोर्स लगाने से प्रॉब्लम आसानी से बन जाता है, एक मिसकॉन्सेप्शन भी है। बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी फ्रेम से अगर ऑब्जर्वर, स्यूडो फोर्स ऑब्जर्वर के लगाते हैं ना कि बॉडी के लगाते हैं। अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहकर किसी चीज़ को देख रहा है तो सबसे पहले तो उसका फोर्स के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, करेक्ट। तो फोर्स के बारे में सोचने के लिए फ्रेम शुड बी व्हाट, तो उस नॉन सेल को इनर्शियल बनाने के लिए एक अलग से फोर्स ऐड करते हैं जिसका नाम क्या है, स्यूडो फोर्स है। तो स्यूडो फोर्स का दूसरा नाम है इनर्शियल फोर्स। क्या नाम है, वो
फ्रेम को क्या करता है, इनर्शियल बनाता है। तो नेक्स्ट क्लास यहाँ से, ठीक है, आज फर्स्ट क्लास था।